Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter sec 4 द मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट है हमारा। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है बाबर जो है वो इंडिया आता है और जो डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी उसका जो रूलर होता है दिल्ली का इब्राहिम लोधी उसको डिफीट करता है। उसके बाद में जो चैलेंजेस होते हैं उसके सामने राजपूत रूलर्स के और अफगान रूलर्स के उनको जो है सरप्रेस करता है। बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो सक्सेसर है वो उसका सन बनता है हुमायूं। हुमायूं को जो है काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से जो है मुग़ल एम्पायर को रिप्लेस कर देता है सूर एम्पायर, जिसका जो है लीडर होता है शेरशाह सूरी। तो फिर शेरशाह सूरी की डेथ के बाद में दोबारा से जो है दिल्ली जो है उसका जो सल्तनत है वो आ जाता है हुमायूं के कंट्रोल में। और हुमायूं जो है वो एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है उसकी। उसकी डेथ होने के बाद में उसका जो बेटा है अकबर वो थ्रोन के ऊपर असेंड करता है 1556 के अंदर। तो जो अकबर जो है हम लोग पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे अकबर से। अकबर जो है वो सिर्फ 13 ईयर्स का होता है जब वो मुग़ल थ्रोन को असेंड करता है। उसने जो मुग़ल रूम जो है वो बैरम खान जो है उसकी गाइडेंस के अंदर जो है स्टार्ट किया था। अकबर का जो कॉर्नेशन है वो कलनौर जो है पंजाब के अंदर वहाँ पे 1556 के अंदर हुआ था और अगले 4 सालों तक वो वहीं का ही एम्पायर रहा था। बैरम खान जो है उसने कंटिन्यूटी जो एम्पायर है मुग़ल एम्पायर उसको एक्सपेंड और कंसोलिडेट करता रहा। वो जो इनिशियल ईयर थे अकबर के रूल के उसके अंदर उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अफ़गान जो है उन्होंने आदिल शाह की लीडरशिप में अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। आदिल शाह जो है वो शेर शाह का नेप्यू था जो दोबारा से अफ़गान रूल को रीस्टेब्लिश करना चाहता था दिल्ली के अंदर। जो राजपूत है उन्होंने भी अपनी पावर जो है रिगेन कर ली थी क्योंकि बाबर ने उनको हराने के बाद में जो है अथॉरिटी उनकी जो है थोड़ी बढ़ गई क्योंकि बाबर की डेथ होने के बाद में हुमायूं जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। इसकी वजह से जो राजपूत है उन्होंने भी अपनी पावर रिगेन कर ली थी। अकबर का जो हाफ ब्रदर था मिर्ज़ा हाकिम उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था काबुल के अंदर। तो इस तरीके से इन कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अपने अर्ली ईयर्स में अकबर को। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी या चैलेंजेस थे इन सारी चैलेंजेस का जो है फ़ायदा उठाते हुए जो हैमू जो था जो कि चीफ मिनिस्टर था आदिल शाह का उसने जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया और अपने आप को जो है एम्परर डिक्लेयर कर दिया। अफ़गान जो है उनके पास में काफ़ी बड़ी आर्मी थी मुगल्स के मुकाबले, लेकिन बैरम खान जो है उसने डिसाइड किया कि भाई अपन जो है चैलेंज करेंगे इनको। 30 ईयर्स जो हैं बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद में एक दूसरी बैटल होती है पानीपत के अंदर, हिस्टोरिक बैटल बोलते हैं जिसको पानीपत की सेकंड बैटल बोलते हैं, जिसके अंदर हैमू जो है वो डिफीट हो गया और उसको मार दिया गया। और जो अफ़गान थ्रेट है अकबर के लिए वो परमानेंटली रिमूव कर दी गई इसके साथ ही। तो पानीपत के अंदर दो बैटल हुई थी। पहली बैटल हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी जो लोधी डायनेस्टी का था उसके बीच में। सेकंड बैटल होती है वो होती है मुग़ल एम्परर अकबर का जो लीडर है बैरम खां उसके और आदिल शाह के बीच में। हेमू हेमू जो आदिल शाह का चीफ मिनिस्टर था उनके बीच में। जो मेन सोर्स है इस इरा की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने का वो है अबू फजल के क्रॉनिकल्स, जिसमें उसने लिखे हैं अकबरनामा जो कि ऑफिशियल अकाउंट है अकबर के रेन का, यानी अकबर का जो ड्यूरेशन था शासन का उसका ऑफिशियल अकाउंट जो है वो अबू फजल ने लिखा है अकबरनामा। अकबरनामा जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, 3 वॉल्यूम से इसकी। जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके अंदर अकबर जो है उसकी एंसेस्ट्री के बारे में बताया गया, यानी अकबर जो है उसके वंशजों के बारे में बताया गया है। सेकंड वॉल्यूम जो है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं अकबर के शासन में वो लिखे हुए। और जो थर्ड जो है और लास्ट वॉल्यूम जो है आईने अकबरी, इसके अंदर जो डिटेल्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये जो है साथ ही साथ में और भी डिटेल देती जो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं अकबर ने जो लागू की थी इनकॉर्पोरेटेड की थी उनके बारे में भी जो है आईन अकबरी के अंदर लिखा हुआ है। और जो क्रिटिकल व्यू है अकबर की रेन का वो हमको मिल जाएगा मुंतखब उत तवारीख में जो कि बदायूनी ने लिखी, जिसके अंदर कि हमारे को क्रिटिकल के अंदर जो है जैसे अबुल फजल ने जो लिखी है अकबरनामा उसके अंदर उसने काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी भी लिखी होंगी अच्छी ना होने के बावजूद, क्योंकि वो ऑफिशियल अकाउंट है। लेकिन मुंतखब उत तवारीख जो है ये जो है एक आप ये कह सकते हो कि उसने ज़्यादा प्रशंसा यानी उसने एक्चुअल चीज़ लिखी होगी, तो इसका रीडर जो था वो था बदायूनी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अकबर के अंदर वो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी अकबर जो है जब वो रूलर बना तो उसके बाद में उसने किस तरीके से जो टेरिटरी है मुग़ल एम्पायर की उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई। तो अकबर जो है वो पूरे इंडिया को जो है मुग़ल कंट्रोल के अंदर लाना चाहता था। और जैसे ही उसने जो है एम्पायर के ऊपर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल किया उसने जो है सबसे पहली पॉलिसी की थी कॉन्क्वेस्ट की, यानी जीत हासिल करने की। तो उसके जो कॉन्क्वेस्ट थे उसमें सबसे पहला था सेंट्रल इंडिया को जीतना। तो सेंट्रल इंडिया के अंदर 1561 में जो मुग़ल फोर्सेस है उन्होंने मालवा के ऊपर अटैक किया। बाज बहादुर जो कि मालवा का रूलर था
वो अपना किंगडम छोड़ के भाग गया और इस तरीके से जो मालवा जो है वो मुग़ल एम्पायर के अंडर आ गया। बाज बहादुर जो है उसको बाद में मुग़ल कोर्ट के अंदर एक पोजीशन दे दी गई। 3 साल बाद में अकबर ने जो एक दूसरा एक्सपीडिशन भेजा था गोंडवाना में, जहाँ की जो क्वीन थी वो दुर्गावती थी और उसका जो सन था उसकी वो रक्षक थी, या फिर उसका सन जो है उसकी जगह पे वो रूल कर रही थी, रिजेंट थी उसकी। उसने काफ़ी टफ रेजिस्टेंस किया अकबर का, लेकिन उसको भी जो है अकबर ने हराया और उसका जो एम्पायर था उसको भी अकबर ने अपने अंडर ले लिया। 1572 में अकबर ने जो है गुजरात जीत लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का। तो इस तरीके से सेंट्रल इंडिया की जो मेन जो थे गोंडवाना, गुजरात और मालवा, यहाँ पे किसका कंट्रोल हो जाता है? अकबर का, अंटिल 1572 में। उसके बाद में जो सेंट्रल इंडिया है उसके साथ में सेकंड टारगेट जो होता है अकबर का वो होता है राजपूताना। अकबर जो है उसकी जो पॉलिटिकल विजडम जो थी और जो उसकी फोरसाइट यानी दूर की जो सोच थी, जो दूर की जो वो सोच रखता था, उससे अकबर ने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई राजपूत जो है अगर वो दिल्ली के पास में पावरफुल रहेंगे तो ये हमेशा से ही एक थ्रेट बनी रहेगी मुग़ल एम्पायर के लिए, क्योंकि ये लोग कभी भी एक साथ इकट्ठा होकर उसको जो है मुग़ल एम्पायर को डिमोलिश कर सकते हैं। तो उसने जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की राजपूतों के साथ में, और इस तरीके से जो है उसने अपनी एम्पायर को जो है काफ़ी एक्सटेंड करने के लिए, तो अकबर ने जो है राजपूत जो हैं उनको जीतने के लिए कुछ अलग अलग, हर एक को जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है उसने अपनाए। वो जो है अलाइंस जो है वो बनाना चाहता था राजपूतों के साथ में अलग अलग फॉर्म्स में। तो सबसे पहला तो ये था कि भाई वो राजपूत लीडर्स को अपना जो कोर्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मिलिट्री है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है या इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो ऑफर करता था। दूसरा जो तरीका था उसके अंदर अकबर जो है वो मैट्रिमोनियल अलाइंस के अंदर जाता था, यानी जो राजपूत रूलर जो हैं उनके साथ में वो जो है वैवाहिक संबंध, यानी राजपूत जो रूलर थे उनकी बेटियों के साथ में जो है वो शादी करके मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाता था। इसके अंदर जो भारमल जो थे किंग ऑफ मेवाड़, जिनकी डॉटर जो है उसके साथ में भी अकबर ने शादी की थी, और इस तरीके से आमिर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाई बन गया था मुगल्स का। अकबर जो है उसने, और तीसरी जो पॉलिसी थी अकबर की उसमें ये था कि उसने जो राजपूत किंगडम्स थे उनको राजपूत राजाओं को ही रूल करने दिया, लेकिन उसने ये कहा कि भाई आप लोग जो है सुप्रीमसी मेरी मानोगे, यानी आपकी जो भी इंटरनल अफेयर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर मैं कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपका कोई एक रूलर होगा या कोई किंग होगा तो वो मैं रहूँगा। तो ये जो है 3 मेजर्स थे जिनके थ्रू अकबर ने जो है मुग़ल राजपूत जो राइवलरी थी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी उसको जो है कुछ हद तक सॉल्व कर लिया था। जितने भी राजपूत रूलर्स थे वो सारे के सारे मुग़ल के अंदर नहीं आए गए थे, लेकिन जो भी अलाइस बने थे अकबर के, उन्होंने जो है जितनी भी एक्सपेडिशन थी या फिर जितने भी एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ थी मुग़ल एम्पायर की, उन सब में पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट किया था। तो जो अकबर के साथ थे वो पूरी तरह उसके साथ थे। अब जो है तीसरी चीज़ वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था अकबर, तो उसके अंदर उसको कई सारी जगहों पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विरोध का भी सामना करना पड़ा। जितने भी राजपूत रूलर्स थे वो सारे के सारे रेडी नहीं थे फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए मुग़ल एम्पायर के साथ में, तो उन्होंने जो है हथियार उठाए मुग़ल एम्पायर के खिलाफ। जो स्टेट्स थे रणथंभौर और जोधपुर के, उन दोनों ने जो है अकबर की सुजरेनिटी मानने से मना कर दिया। और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन था अकबर के लिए वो था उदय सिंह, जो कि राणा थे मेवाड़ के। उन्होंने जो है अकबर की सुप्रीमसी को मानने से मना कर दिया और उसका जो प्रपोजल था मैट्रिमोनियल अलायंस का उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उदय सिंह जो है उसने मुगल्स के साथ में चित्तौड़ में फ़ाइट की, जहाँ पे कि उनकी जो है डिफीट हो जाती है। यहाँ से वो जो है एस्केप कर जाते हैं और जो है एक न्यू सिटी फाउंड करते हैं उदयपुर, और वहाँ से वो कंटिन्यूटी के साथ में मुगल्स के साथ में लड़ाई अपनी जारी रखते हैं। उनकी डेथ के बाद में उनका जो सन होता है राणा प्रताप सिंह, वो इस राइवलरी को कैरी फॉरवर्ड करता है और एक आर्मी को जो है रेज करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाता है वो। 1576 के अंदर जो हल्दी घाटी है वहाँ पे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राजा मान सिंह जो कि आमेर के होते हैं, वो जनरल होते हैं मुग़ल फोर्सेस की, और राणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करते हैं। जो राजपूत जो हैं वो डिफीट हो जाते हैं इस फाइट के अंदर, और राणा प्रताप को जो है एक पास की माउंटेन के अंदर शेल्टर लेना पड़ता है। लेकिन जो राजपूत किंग है हमारे महाराणा प्रताप, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। वो हमेशा जो है स्ट्रगल करते रहे मुग़ल के खिलाफ, हमेशा छोटी मोटी लड़ाइयाँ करते रहे, और जितना भी पार्ट उन्होंने खोया था उसका लगभग 75-80% जो है वो वापस रीगेन कर लेते हैं। ये जो है अकबर का एम्पायर, जो मेनली ग्रीन जो एरियाज़ हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है अकबर का होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो काबुल से लेके बंगाल तक डायरेक्ट कंट्रोल है उसका। उसके बाद में कश्मीर से लेके जो खानदेश, बेरार, उड़ीसा, तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो
अकबर के टेरिटोरियल के अंदर आता है। उसकी जो है कुछ अलग कॉन्क्वेस्ट, यानी ये जो तीन जो चीज़ें थी उसकी, सेंट्रल इंडिया, राजपूताना, उसके अलावा भी अकबर ने जो है अपनी आर्मी को जो उसका एम्पायर उसको एक्सपेंड करने के लिए सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया जो है वहाँ पे भी उसने जो है बहुत सारी कोशिश की। अफगान जो है वो अभी भी जो मुग़ल पावर थी उसको रिटेन करने के लिए मैनेज कर रहे थे ईस्टर्न पार्ट के अंदर कंट्री की। जो गुजरात की कॉन्क्वेस्ट थी 1572 में, उसके बाद में अकबर का अटेंशन जाता है ईस्टर्न रीजन में, और वो बंगाल को जो है अगले 2 सालों के अंदर कॉन्कर कर लेता है। बिटवीन 1585 टू 1595 अकबर जो है कई सारी सीरीज ऑफ कैंपेन्स भेजता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, जहाँ वो काबुल, कंधार, सिंध और ईस्टर्न बलूचिस्तान को अपने एम्पायर में मिला देता है। और जो 16th सेंचुरी का एंड होता है उस तक अकबर जो है उसका जो एम्पायर होता है, यानी मुग़ल एम्पायर जो है वो अकबर के टाइम पीरियड में डेक्कन तक जो है एक्सपेंड हो जाता है। और ये जो टाइम होता है उस टाइम तक उसकी जो अथॉरिटी है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। बिटवीन 1590 से 1601 अकबर जो है वो डेक्कन के बहुत सारे किंगडम, अहमदनगर, बेरार, खानदेश, इनको जो है मुग़ल कंट्रोल के अंदर ले आता है। और जब उसकी डेथ होती है 1605 के अंदर, तो अकबर का जो एम्पायर वो हिमालय से लेके गोदावरी रिवर तक और हिंदू कुश से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो है फैला हुआ होता है। अकबर की डेथ के बाद में उसका जो सन होता है जहांगीर, वो थ्रोन को असेंड करता है। ये जो है रिबेलियस होता है, यानी ये जो है अकबर की लगभग सभी बातों का विरोध करता था, उसको जो है रूलर बना जाता है। इसका नाम जो है सलीम होता है, और ये 1605 के अंदर जो है एम्पायर बनता है मुग़ल एम्पायर का, और एक टाइटल लेता है जहांगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर जो है उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, तुजू के जहांगीरी। जैसा कि हमने पहले बताया था, सिर्फ 2 ही मुग़ल रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी, जहांगीर और बाबर। जहांगीर ने लिखी है तुजू के जहांगीरी, और बाबर ने लिखी है बाबरनामा। इन दोनों जो ये तुजू के जहांगीरी है, इससे हमारे को उसका जो टाइम पीरियड है उस पीरियड की जो है जानकारी मिलती है। अपने फादर की तरह जहांगीर जो है वो भी एक्सपेंशन की पॉलिसी को कंटिन्यू रखता है। वो जो है मेवाड़ के राणा है उनको 1650 में फाइनली डिफीट कर देता है और उनको जो है मुग़ल सुजनिटी के अंडर लेके आ जाता है। साथ ही साथ में जो जहांगीर है उसका दूसरा ये था कि वो भी अपने फादर की तरह रिलीजियस टॉलरेंस है, यानी धर्म को लेके ज़्यादा अंधा नहीं था, सभी धर्मों को जो है समान भाव देता था। वो जो है नूरजहाँ के साथ में मेरी करता है। नूरजहाँ जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका पता इस बात से चलता है कि उसके नाम के कॉइन्स भी इश्यू हो रखे हैं। साथ ही साथ में नूरजहाँ ने जो है बहुत सारी ज़मीनें भी अपने नाम से दान कर रखी है। नूरजहाँ की फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो मुग़ल कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भी थे। नूरजहाँ जो है वो ये नहीं चाहती थी कि जो प्रिंस खुर्रम जो हैं वो थ्रोन को असेंड करे जहांगीर के बाद में। तो यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल भी होती है नूरजहाँ और प्रिंस खुर्रम के बीच में, आपको आगे पढ़ने में आएगा। प्रिंस खुर्रम जो है उनका नाम होता है, वो जो है टाइटल लेते हैं शाहजहाँ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पायर जो नूरजहाँ है वो भी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाती है, और खुर्रम जो है वो अपने फादर की जगह पे रूल करना स्टार्ट करता है। जो टाइम होता है 1600 का, यानी 17th सेंचुरी का स्टार्ट का, उसी वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया आती है। उसकी 2 एब्सेंडर होते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय। ये दोनों जो है मुग़ल कोर्ट के अंदर आते हैं जहांगीर की टाइम में, और जहांगीर से जो है परमिशन मांगते हैं एक ट्रेडिंग फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए सूरत में, और जहांगीर जो है इनको परमिशन देता है। जहांगीर जो है वो एक कंटिन्यूड पॉलिसी रखता है अपनी टॉलरेंट की और बेनेवलेंट की, अकबर की जैसे ही। उसने कभी भी कोई मेजर चेंजेस करने के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं सोचा, कोई नया इंट्रोड्यूस उसने नहीं किया। जो उसके फादर की पॉलिसीज थी उन्हीं को ही उसने फॉलो किया। जहांगीर की डेथ के बाद में जो रूलर बनता है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ जो है वो थ्रोन को असेंड करता है 1628 में, और अगले 30 साल तक, नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक जो है वो रूल करता है। जो मेन सोर्स है रिकन्स्ट्रक्ट करने का शाहजहाँ के टाइम पीरियड का वो है पादशाह नामा, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी और कुछ फॉरेन अकाउंट्स हैं जिसके अंदर बर्नियर, मैनुकी और तेरवनियर जिन्होंने लिखे हैं, इनकी मदद से जो है हम शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। शाहजहाँ का जो रूल है वो पीस और प्रॉस्पेरिटी का रूल माना जाता है। उसने जो है मुग़ल टेरिटरीज़ को अहमदनगर, गुजरात तक उसको जीत के और इंक्रीज़ करा। शाहजहाँ जो है वो बीजापुर और गोलकुंडा जो था जो साउथ के अंदर है उनको भी मुग़ल सुजरेनिटी के अंदर लाने में कामयाब रहा। उसके जो ये लॉन्ग ईयर से पीस और स्टेबिलिटी के इनकी वजह से ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। अपने फादर की तरह शाहजहाँ जो है उसने भी इंकरेज किया यूरोपियन सेटलर्स को इंडिया के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन साथ ही साथ में वो इनके ऊपर कीप जो है क्लोज वो चलता था, यानी काफ़ी ध्यान देता था इनकी बातों पे और बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करता था इनको जो है
क्रश करने में अगर कहीं पे भी कोई गलती होती थी तो वो उस गलती को जो है उसी वक्त उठा देता था। जैसे कि उसने हुगली के अंदर पोर्तुगीज़ को जो है क्रश किया, जिन्होंने कि पायरेसी के अंदर इन्वॉल्व हुए थे, यानी जो सिक्के या जो दस्तक थी, अगर कोई मोहर जो है वो राजा जारी करता था, अगर उसका मिस यूज़ कर रहे थे पोर्तुगीज हुगली के अंदर, तो उनको जो है उसी वक्त उसने क्रश कर दिया। तो ये जो शाहजहाँ जो है उसने ट्रेड को तो इंक्रीज़ किया, इंग्लिश ट्रेडर्स को जो है हमेशा से उसने सहयोग दिया, लेकिन साथ ही साथ में वो उन पर क्लोज आई भी रखता था ताकि वो मिस यूज़ ना कर सके। जो स्टेबिलिटी थी एम्पायर की शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, उसकी वजह से आर्टिस्टिक ट्रेडिशन को भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिला। मुगल आर्किटेक्चर जो है वो अपने जैनित यानी स्वर्ण या स्वर्णिम युग बोल सकते हो आप, या फिर जन्नत, काफ़ी जो है काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गया था। जैनित यानी सातवें आसमान तक जो है पहुंच गया था शाहजहाँ के टाइम पीरियड में। शाहजहाँ जो है वो प्रोलिक बिल्डर माना जाता है। उसने जो है फेमस मोन्यूमेंट ताजमहल जो है वो आगरा के अंदर बनाया था। 1639 में शाहजहाँ जो है उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शाहजहाँबाद शिफ्ट कर दी। इस सिटी के अंदर उसने एक मैसिव रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाई और एक फेमस पिकॉक थ्रोन भी बनवाया, जो कि एक गोल्डन थ्रोन था विद अ कैनोपी, और जिसके जो है 12 एमराल्ड पिलर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करते थे, और हर एक जो पिलर था उसके अंदर 2 जेम स्टड पिकॉक्स बने हुए थे। ये थ्रोन जो है इसको इसने नाम दिया था, ये जो थ्रोन है जो कि इसका पिकॉक थ्रोन था, इस पिकॉक थ्रोन को जो है नादिर शाह जो था, जो कि पर्शिया का इन्वेडर था, जो इंडिया आया था 1739 में, अपने साथ में पर्शिया ले जाता है। जो कल्चरल ग्लोरी है शाहजहाँ के टाइम पीरियड की, इसके डार्कर साइड्स भी हैं। जो ओवर एक्सपेंडिचर था आर्किटेक्चर पे, उसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी है जो उसको भी कई सारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और ये जो है साथ ही साथ में जो लग्जीरियस टेस्ट थे शाहजहाँ के, उनकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। शाहजहाँ जो है इन सारे नुकसानों की भरपाई के लिए टैक्स जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिसका जो है सीधा सीधा बोझ पड़ता है किसानों पे, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर कुछ कमी आने लग जाती है और किसान जो है वो थोड़ी मिजरी यानी गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है औरंगज़ेब। शाहजहाँ की डेथ या शाहजहाँ का जो रूल है वो एंड होने से पहले ही जो है उसके उत्तराधिकारी यानी उसका जो है उत्तराधिकारी या उसका सक्सेसर बनने के लिए एक वार छिड़ जाता है उसके 4 बेटों के बीच में, जो होते हैं दारा शिको शुजा और दारा शिको शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। औरंगजेब जो है वो दारा और मुराद दोनों को मार देता है, और शुजा जो है वो अरक्कन लैंड्स जो कि अभी प्रेजेंट में म्यांमार है वहाँ पे भाग जाता है, जहाँ उसकी डेथ हो जाती है। शाहजहाँ जो है उसको भी उसके लास्ट टाइम पीरियड के अंदर यानी उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जो है आगरा फोर्ट के अंदर जेल में डाल दिया जाता है। औरंगजेब जो है वो लास्ट ग्रेट मुगल असेंडेंट था थ्रोन का, यानी सबसे जो है औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा कंपेटेंट नहीं थे, जो एम्पायर था मुगल एम्पायर उसको कंट्रोल करने में। जो औरंगजेब है उसने आलमगीर का टाइटल लिया था और उसने थ्रोन को असेंड किया था 1658 में, और अगले 5 डिकेड्स तक यानी नेक्स्ट 50 ईयर्स तक जो है उसने रूल किया था, और मुगल एम्पायर को जो है कश्मीर से लेके कर्नाटका तक साउथ में जो है फैला दिया था। औरंगजेब का रूल जो है उसमें बहुत सारे रेवोल्ट्स भी हुए थे, जैसे जाट, सिख और मराठा। उसकी जो कैंपेन थी डेक्कन की, उसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी जो है वो लगभग खाली हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो है काफ़ी खर्चा किया था, काफ़ी पैसा जो है वो खर्च हो रहा था उसको इन एक्सपेंडेशन के लिए, जो एक्सपीडिशन वो करता था लड़ाइयों के लिए, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी है वो लगभग एम्प्टी हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो मुग़ल जो एम्पायर था उसके अंदर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था। बाबर और हुमायूं जो है उन्होंने कंसोलिडेट तो किया था मुग़ल एम्पायर को, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में एफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था वो भी काफ़ी कम था। तो जो अकबर का जो टाइम था वहाँ से एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अकबर जो है वो मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं करता है, बल्कि उसको जो यूनाइट करता है अलग अलग पार्ट जो है उसके अंदर, और एक यूनिफॉर्म जो है स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्टार्ट करता है। और ये उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में भी एक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप करता है अकबर, वो काफ़ी सारे रॉयल ट्रेडिशन सेंट्रल एशिया और इंडिया से आते हैं। जो सेंट्रलाइज मोनार्की है जिसके अंदर की एम्पायर जो है उसको एब्सोल्यूट पावर होती है, एम्पायर जो है उसको प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड करता है। अकबर जो है वो प्रेडिकली इन्फॉर्म भी रहता है जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हर एक प्रोविंस के अंदर, और वो पर्सनली सुपरवाइज भी करता है नोबल्स और ऑफिशियल्स के वर्क को। रॉयल प्लेस जो है उसके अंदर जो हॉल्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स के लिए यूज़ करते थे एम्पायर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसको जो है दीवाने खास बोलते थे। और दूसरा जो हॉल था कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के लिए,
अकबर जो है वो दरबार आम लोगों के लिए भी लगाता था, जिसको दीवाने आम बोलते थे, जिसके अंदर ऑफिशियल लोगों के साथ में मीटिंग करता था उसको कॉन्फिडेंशियल हॉल या दीवाने खास बोलते थे, और जहाँ पब्लिक मीटिंग होती थी उसको दीवाने आम कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके का था। एक था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो जितने भी अकबर जो है वो जितने भी चेंजेस करता था या जो भी पॉलिसीज़ करता था दिल्ली या आगरा के अंदर जहाँ पे कि उसका कंट्रोल था वो, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यानी उसकी लीडरशिप के अंदर जो जो भी छोटे छोटे किंग्स आते थे या फिर छोटे छोटे जो रूलर्स थे, वो रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनके राज्यों में भी रूल जो है वो अकबर ही तय करता था। तो अकबर जो है वो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का हेड था। उसके डिसीजंस जो है वो फाइनल थे एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल मैटर तीनों के अंदर। वो जो है सबसे सुप्रीम अथॉरिटी था, सुप्रीम कमांडर था मुगल आर्मी का, और सुप्रीम डिलीवर था जस्टिस का। जो अकबर था उसको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, जिनको जो अपॉइंट और डिसमिस करने का काम भी एम्परर का ही होता था। कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स जो अकबर के टाइम में थे उनको उनमें जैसे वज़ीर, जिसको दीवान भी बोलते थे, वो इंचार्ज होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। मीर बख्शी जो है वो मिलिट्री का हेड होता था। मीर समान जो है वो रॉयल हाउस होल्ड का सुपरवाइज़र होता था। सदर जहाँ या फिर काजी, जिसका काम था एम्परर को एडवाइस करना रिलीजियस मैटर्स के अंदर, और चीफ जज भी होता था, जो कि जितने भी जुडिशियल अथॉरिटी है उसके अंदर भी राजा को जो है राय दे सकता था। समटाइम्स वकील और प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जाता था, जिसका काम होता था एडवाइजरी देना अकबर को। नेक्स्ट है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो अकबर जो है उसने 15 प्रोविंस या सूबीज के अंदर जो है अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था। हर एक जो सूबा था उसका एक गवर्नर या सूबेदार होता था, जो कि सिविल और मिलिट्री दोनों अफेयर्स को ही ध्यान रखता था, दोनों को जो है पर्टिकुलरली इन्फॉर्म करता रहता था दोनों के बारे में अकबर को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल था प्रोविंशियल लेवल का वो था दीवान, जो कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। जो सूबेदार और दीवान जो है वो दोनों अक्सर एक दूसरे का काम को चेक करते रहते थे और एक दूसरे की पावर को भी कम करने की कोशिश करते रहते थे। हर एक जो सूबा था वो आगे डिस्ट्रिक्ट या सरकार इसके अंदर डिवाइड थी, तो हर एक सरकार जो है वो परगना के अंदर डिवाइड थी। जो सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो थी विलेज, जिसको जो है पंचायत कंट्रोल करती थी, और कुछ गांवों को मिला के जो है एक परगना बनता था। टाउन्स जो है उनको गवर्न करने के लिए कोतवाल्स होते थे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। साथ ही साथ में जितने भी लोग रह रहे होते हैं किसी टाउन के अंदर उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते थे। नेक्स्ट है मनसबदारी सिस्टम। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिमार्केबल फीचर था उसका मनसबदारी सिस्टम, जो कि सिविल और मिलिट्री दोनों एस्पेक्ट के अंदर यूज़ करता था। जो मुग़ल एम्पायर की जो पावर थी वो इसकी आर्मी की वजह से थी, जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, और इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना और अपने सोल्जर्स को जो है ट्रस्टवर्दी बनाए रखना, उसके लिए जो है अकबर बहुत सारी चीज़ें करता था। तो इसलिए अकबर ने जो है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, जिनको कि बोलते थे मनसबदार्स। जो मनसबदार जो है वो पर्सनली अपॉइंट किया जाता था किंग के द्वारा, एम्परर के द्वारा खुद। जो वर्ड है मनसब, इसका मतलब होता है रैंक। तो एक मनसबदार जो है उसको रैंक असाइन की जाती थी हायरार्की के अंदर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, और उसको जो एक डिफाइंड नंबर जितने भी हैं हॉर्समैन की वो अपनी रैंक के हिसाब से मेंटेन करने होते थे। जो लोएस्ट रैंक थी मनसबदारी सिस्टम में वो 10 थी, और हाईएस्ट थी 5000। जो हायर रैंक्स थी वो प्रिंसेस के लिए रिजर्व होती थी, यानी जो राजकुमार जो उन राजकुमारों के लिए रिजर्व रहती थी, उनको हायर रैंक्स दी जाती थी हमेशा मनसबदारी सिस्टम में। तो मनसबदारी सिस्टम में सीधा मतलब आप समझिए कि भाई राजा जो है वो इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को खुद तो ध्यान रख नहीं सकता था सारे सोल्जर्स का उनका, तो वो उनको जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में डिवाइड कर देता था। अब वो जो डिवाइडेशन था वो हर एक का उनकी रैंक के हिसाब से होता था। तो ये जो थी मनसब, यानी अगर किसी के पास किसी की जो मनसबदारी लिखा हुआ है कि भाई 5000 मनसबदारी, इसका मतलब वो जो आदमी था उसके अंडर 5000 घुड़सवार यानी हॉर्समैन जो है वो एनी टाइम रहते थे। नेक्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में वो है हमारा रेवेन्यू सिस्टम। अकबर ने जो है शेर शाह के रेवेन्यू सिस्टम के बहुत सारे जो फीचर्स है वो बोरोड किए यानी उधार लिए या लागू किए आगे भी। इनको जो है मॉडिफाइड और कंबाइन करके उसने अपने नए आइडियाज़ और मेथड जो हैं वो लगाए। इसकी वजह से काफ़ी वो अकबर का टोडरमल जो है वो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, जिसको कि इन नए रेवेन्यू सिस्टम का कॉन्सेप्शन और इम्प्लीमेंटेशन
का काम दिया गया था। तो जो ऐसा जो है लगभग जो रेवेन्यू सिस्टम जो है अकबर का, उसको लगभग कई बार ऐसा भी कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त, क्योंकि इसको जो है टोडरमल ने ही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था इसका। जो टोडरमल था उसके अकॉर्डिंग, या टोडरमल बंदोबस्त सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो लैंड जो है उसको बम्बू से मेज़र करते थे, बम्बू रीड से, जिनको जो है आयरन रिंग्स की मदद से जोड़ा जाता था। ये काफ़ी एक्यूरेट सिस्टम था लैंड को मेज़र करने का प्रीवियस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर की लैंड को जो है रोप की मदद से मेज़र किया जाता था। लैंड को फर्टिलिटी के हिसाब से 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा था, पोलाज, पर्ती, चाचर और बंजर। जो पोलाज जो है उसको सबसे मोस्ट फर्टाइल मानते थे, यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानते थे, और बंजर जो है वो लीस्ट फर्टाइल एरिया था। जो एवरेज प्रोड्यूस होती थी एक लैंड की पिछले 10 सालों में, उसको कैलकुलेट करके जो है एक एवरेज प्राइस जो है वो क्रॉप की लगा ली जाती थी कि भाई इतना जो है क्रॉप का प्रोड्यूस जो है कल्टीवेशन हो रहा है, और उसके हिसाब से जो है लैंड रेवेन्यू डिटरमाइन किया जाता था। जो रेट थी रेवेन्यू की वो फिक्स थी, 1/3 ऑफ दी एवरेज प्रोड्यूस, जितनी भी एवरेज प्रोड्यूस है उसका 1/3 जो है वो देना पड़ता था। पीजेंट जो है वो कैश और क्रॉप दोनों तरीके से जो है रेवेन्यू पे कर सकते थे। अकबर जो है उसने उसके अलावा वेलफेयर मेजर्स भी काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किए थे किसानों के लिए। किसान जो है वो लोन ले सकते थे। एम्पायर जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कई बार लीनियंट यानी थोड़ा सहन करने के लिए या माफ़ करने के लिए भी कह सकता था। तो ड्राफ्ट और फ्लड के टाइम में जो किसान है उनको एग्जम्पशन भी किया जाता था रेवेन्यू से। लैंड रेवेन्यू के अलावा मुगल एम्पायर की इनकम का दूसरा सोर्स था ट्रेड। अकबर जो है उसने इंटरनल और फॉरेन दोनों तरह की ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। जो ट्रेडर्स थे मुगल इरा के, उन्होंने ट्रेडिंग रिलेशंस जो है वो चाइना, यूरोप और सेंट्रल एशिया के साथ में बना रखे थे। जो मेन आइटम्स जो कि एक्सपोर्ट होते थे उसमें टेक्सटाइल, इंडिगो थी। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के बाद में अकबर जो दूसरा चीज़ है मुगल रूल का वो है रिलीजियस पॉलिसी। फतेहपुर सीकरी जो है वो मुगल कैपिटल थी जिसको कि अकबर ने बनाया था। और फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी के अंदर ही अकबर ने जो है एक स्पॉन्सर किया था एक डिबेट्स की सीरीज़ को, जिसके अंदर की अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं वो आते थे और आपस में डिबेट्स करते थे, जिसके अंदर क्रिश्चियंस, हिंदूज, जैन्स, जोरास्ट्रियंस, इन सबको जो है बुलाता था। एक प्रेयर हॉल भी बनाया था उसने, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी में। जो उसका एम्पायर था उसको एक कॉमन आइडिया के ऊपर या कॉमन आइडियल्स के ऊपर बेस करने के लिए अकबर ने जो है सूले कुल यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स जो है उसको प्रीच किया। ये आल्सो लेट डाउन ए न्यू रिलीजन, उसने जो एक नया रिलीजियस लीड जो ऑर्डर है उसको भी लैड किया, जिसको दीन इलाही बोलते थे। ये कोई नया रिलीजन नहीं था, ये कोई नया रिलीजन नहीं था, बल्कि ये बेस था वन गॉड पे, यानी एक ही भगवान के ऊपर बेस था, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी के ऊपर बेस था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और पीस के ऊपर। ये जो है मेन वैल्यूज़ थी जिसको कि वो जिसकी वजह से वो सारे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करता था। उसकी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर थी, मतलब कोई जो है कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं, वो काफ़ी जो है सभी धर्मों को जो है टॉलरेंस था। तो ये जो है उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ थी। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन क्यों होता है या समाप्त क्यों होता है। तो मुगल एम्पायर की समाप्त होने का रीज़न ये कि जो औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, उसके बाद में जो है धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता है। मुगल एम्पायर जो है वो 1857 तक लास्ट करता है, लेकिन और जो लास्ट मुगल एम्पायर है वो बहादुर शाह जफर होता है, जिनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया जाता है ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और जो बाद के जो मुगल रूलर है वो काफ़ी वीक और इनएफिशिएंट होते हैं, और उनकी वजह से उनको जो है उनकी इस इनएफिशिएंटी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे जो प्रोविंसेस है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मेन जो रीज़न आप देख सकते हो अगर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का, तो वो ये है कि जो औरंगज़ेब के बाद के जो रूलर है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, यानी इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि इतना बड़ा जो एम्पायर है उसको कंसोलिडेट कर सके, उसको जो है अपने कंट्रोल में कर सके। तो इस वजह से जो है जो प्रोविंसेस होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग प्रोविंस है वो अपने आप को जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते थे और उनका सामना नहीं कर सकते थे मुगल एम्पायर, लेटर मुगल्स। तो शाहजहाँ से पहले वाले जो हैं उनको तो सबको नेम बोलते, लेकिन शाहजहाँ के बाद के जो रूलर्स हैं उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स। ये लेटर मुगल्स जो है यही रीज़न थे मेनली डिक्लाइन के मुगल एम्पायर के। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।